सो मोनिका मैम, वेलकम टू रेडियो उड़ान, वेलकम टू माय शो बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप? आई एम गुड। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ कैसे हो? ऑल गुड मैम, ऑल गुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सो कहाँ से हैं आप बेसिकली? लाइक कैन यू प्लीज गिव अस सम इंट्रोडक्शन? Actually, before the marriage, I belongs to Delhi, and after the marriage, I belongs to Haryana state. But now I'm ओके। practicing in Dehradun. आज के डेट में ब्रेकअप्स एंड डिवोर्सेस आर राइजिंग डे बाय डे। सो क्या कारण हो सकता है इन चीज़ों का? देखो, जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं या फिर मैरिज में हम्म, डिस्प्यूट्स है, उसका मेन रीजन जो है किसी ने बताया नहीं होगा, पर मेरे एक्सपीरियंस हम्म, से ऐसे है कि आप लोग हम्म, हमारी जो है जो अपब्रिंगिंग है वो ही हम्म, खराब है। हम लोगों को प्रिपेयर ही नहीं किया जाता बाहर की चीजों के साथ डील कैसे करना है। फ्रेंडशिप में, मैरिज में अगर आपको इश्यूज आ जाते हैं तो वो डीलिंग ही नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, अगर आपको डीलिंग ही नहीं आएगी करनी तो ऑब्वियस है कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। वी हैव लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगरनेस। मैनेज करना कुछ भी नहीं आता हम लोगों को। तो एकदम क्या है, अट्रैक्शन में हम रिलेशनशिप में तो आ ही जाते हैं। आफ्टर द मैरिज अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, आप उसमें घुस तो जाते हो, एक अट्रैक्शन होता है या पेरेंट्स ने मैरिज कर दी है, लेकिन आपने डील कैसे करना है जब फैमिली बन जाती है, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप में क्या मेच्योरिटी होनी चाहिए, हाउ टू डील, अगर सामने वाला पर्सन आपसे कैसे बात कर रहा है, हाउ टू डील विद, आपको कैसे वर्ड्स रखने हैं, कैसे बात करनी है, यू डोंट नो। आप एकदम से पैनिक हो जाते हो, लॉस ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, और फिर आप चीखना चिल्लाना और जो बोलना चाहिए वो आप नहीं बोल पाते हो। ओके, ओके। और अगर वर्किंग लोगों की बात करें मैम, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर चूजिंग टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओके। हम्म। तो आप कैसे वो लोगों को समझाते हैं टू स्टे लॉयल इन वन रिलेशनशिप और वन मैरिज? देखो, जॉब जो करते हैं, अगर आप मेल की बात करो उनका अलग थॉट प्रोसेस होता है, और अगर करेक्ट। फीमेल की बात करो तो उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। मैन के साथ क्या होता है कि ऑलरेडी सोशली और फैमिली की तरफ से उसको एक पावर और एक एडवांटेज मिली होती है। इफ यू गो इन अदर रिलेशनशिप तो आपको ये है कि मुझे कोई कहने वाला नहीं है। इवन माई पेरेंट्स एंड माई वाइफ ऑल्सो, उसको पता भी होगा, वो चुप रहेगी, लेकिन कुछ नहीं बोलेगी और ना ही कोई कंप्लेन करेगी। लीगली भी क्या होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो लीगली भी कोई प्रोसीजर नहीं है इस चीज का, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं वुमेन्स की, वुमेन्स को अगर इमोशनली सिक्योरिटी फील नहीं होती है, रिश्ते में अगर रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाती है। ये एक तरह का क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, इमोशनली ब्रेक डाउन होता है, कोई हंस के प्यार से बात कर लेता है, सिर्फ उसको वही दिख रहा होता है, और उसी वजह से वो रिलेशन में चली जाती है। अदरवाइज और कोई रीजन मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। मेंस का जो मुझे लगता है, एक तो सोशली तो है, उसको जो एक एडवांटेज मिली है, साइड बाई साइड क्या होता है कि मैन की दोहरी मानसिकता भी होती है। एक्चुअली उसको वाइफ जो चाहिए होती है, फैमिली के लिए चाहिए होती है, लाइक वो घर में रहे, काम करे, बच्चे काम पैदा करें। करे, पेरेंट्स का ध्यान रखे, है ना। साइड बाय साइड उसको एक ऐसी लाइक वाइफ चाहिए होती है, लाइक गर्लफ्रेंड की तरह, अपनी जो इंटीमेसी उसकी डिजायर होती है वो खुल के बात नहीं कर पाता। अब वो उससे बर्तन साफ करवाए या फिर अपनी डिजायर एक्सप्लेन करे, राइट, तो वो चीजें नहीं कर पाता है, तो वो बाहर जाता है और वो चीजें और अपनी एक्सपेक्टेशन उनसे पूरी करने की कोशिश करता है। एंड मतलब मैम, अगर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क जाने, तो मतलब आपका क्या रोल होता है और साइकेट्रिस्ट का क्या रोल होता है? आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, हमारा जो काम होता है, वी आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हमारा काम होता है ओके। थेरेपी देना। थेरेपी इन द सेंस स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, वोकेशनल थेरेपीज। हम बात करते हैं, जितना हो सके हम बात करते हैं। वी कैन डू द टेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, हम ओके। पर्सनालिटी टेस्ट, बिहेवियर टेस्ट, ये सब कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट कर सकते हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि इंसान में कोई भी डिसऑर्डर है वो किस लेवल पे है। If you have the low to moderate, then it can be treated by the counseling sessions. थेरेपी से ये रिजॉल्व हो सकता है। इट्स नॉट ए डिसेबिलिटी, इट्स जस्ट अ डिसऑर्डर। ठीक है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है जो हम चीजों को नहीं देख पाते हैं। दूसरा, साइकेट्री इट्स अबाउट द मेडिसिन। ठीक है, अगर आपको मॉडरेट से हाई लेवल डिसऑर्डर है तो यू हैव टू बी कंसल्ट विद द साइकेट्री। बट साइकेट्री के साथ भी साइड बाय साइड काउंसलिंग भी चलती है, थेरेपी भी चलती है। वी कैन वर्क विद द कोलैबोरेशन विद द साइकेट्रिस्ट। मेडिकेशन प्लस थेरेपी, मेडिसिन जो है सेपरेटली वर्क नहीं करती है, इसके साथ थेरेपी लेना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, ओके। और अगर मैम आज के यंग जनरेशन की मैं बात करूँ या ओल्ड लोगों की बात करूँ,
सो व्हाई पीपल आर एंग्जियस एंड स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम? मतलब कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता है, दे आर स्ट्रेस्ड एवरी टाइम, दे आर टेंस्ड, व्हाट कुड बी द रीजन? देखो, स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ में है। कोई हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा लेता है तो कोई कम लेता है। ऑन योर कैपेबिलिटी कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो, कैसे हैंडल है ना? करते हैं? इट्स हाँ। डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग, आपने कैसा फेस किया है, आपका कैसा लाइफ़स्टाइल रहा है, आपके पेरेंट्स ने आपको फेस करना सिखाया कि नहीं सिखाया है, आपने चीज़ें लाइफ में फेस की है कि नहीं की है। जब आपके अंदर हुँ, हुँ, फेस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो यू हुँ, फेस हुँ, द स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, है हुँ, ना? हुँ, इमोशनल आप इम्बैलेंस हो जाते हो, हाई इमोशंस होता है, तो ये सब हुँ, चीज़ें हुँ, हो जाती हैं। तो आपको एज़ ए थेरेपी जब आप लेते हो, एज़ ए काउंसलिंग सेशन में जब आप जाते हैं, तो हम लोग यही इसी चीज़ पे वर्क करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द क्योज़ कि उनको क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं। स्लीप पैटर्न अगर उनका खराब हो गया है या फिर करियर में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या हुँ, हुँ। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल तीनों चीज़ों पर काम करना पड़ता है। तभी जाके हम एनकरेज कर पाते हैं उनको कि फेस योर रियलिटी एंड फेस योर हर्डलनेस कि आप चीज़ों के साथ कैसे डील करेंगे। ओके, इफ वी टॉक अबाउट एजेड पीपल, उनको हेलुसिनेशंस होते हैं बहुत सारे, स्किज़ोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशंस हैं, तो वो लोग इसको भूत और प्रेत से रिलेट करते हैं, तो वो लोग तरह-तरह के लोगों के पास जाते हैं। सो इज़ इट लाइक रियल में भूत प्रेत होते हैं, या इट इज़ अ डिज़ीज़ व्हिच कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस? देखो एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेलुसिनेशन जो होता है एक तरह से आपको रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। आपको हुँ, लगता है कि हाँ कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा सुन रहा है, वहां कोई खड़ा है ना? तो आपको ये हो रहा है, लेकिन अगर वो रिपीटेटिवली हो रहा है तो हम एक इसको जो है एक साइकोलॉजी एक पर्सपेक्टिव से या फिर एक सेकेटरी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेटिव वो चीज़ें हो रही अगर मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड बात करूँ तो हमें तो यही सिखाया गया है कि इट्स अ जस्ट मिथ और सुपरनैचुरल जैसी ऐसी है। कोई चीज़ नहीं होती। वी रिलेट विद द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ओके, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट, मतलब आपने इतने सारे केसेस हैंडल किए हैं, तो सबसे शॉकिंग केस आपका कौन-सा था जहाँ पे आप में एकदम शॉक हो गए कि ये केस वाज़ वेरी डेंजरस? शॉकिंग तो ऐसा कुछ मेरे पास नहीं आया है क्योंकि मेरा फील्ड सिर्फ काउंसलिंग है, ठीक है? हाँ, साइकेट्री अदर है जो आपको सर्वर मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनके लिए शॉकिंग कुछ हो सकता है। हुँ, लेकिन हुँ, मेरे पास ज़्यादातर क्या होते हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस लोग ज़्यादा आते हैं। हुँ, अगर हुँ, अगर कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो उसको वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ, इसका बिहेवियर का इश्यू नहीं, वो सोचते हैं उसका कैरेक्टर खराब है ना? कैरेक्टर खराब। कैरेक्टर से ले लेते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर होके बात करता है यानी कि तांडव उसका चल ही जाता है हाइपर सो मच एग्रेसिव, तो सो लोग सोचते हैं कि सच में इसके ऊपर कुछ भूत-प्रेत आ गया है और ये हुँ, इसी हुँ, तरीके से बिहेव कर रहा है। तो लोगों का अक्सर यही बिहेवियर होता है टुवर्ड्स द पर्सन कि उसको क्या इश्यूज़ है, वो उसके मेंटल इश्यूज़ की तरफ कनेक्ट ही नहीं कर पाते, या तो उसके कैरेक्टर पे उँगली उठाते हैं और या हुँ, हुँ। तो बोलते हैं कि उसको भूत-प्रेत या साया उसको लगा हुआ है। और अगर स्क्रीन टाइम की बात करें आज, तो पीपल आर स्टक टू मोबाइल। जहाँ भी जाते हुँ। हैं वहाँ उनके पास मोबाइल होता है, एंड स्क्रीन टाइम इज़ राइजिंग डे बाय डे। तो व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस? देखो, अभी क्या है कि सोशल मीडिया जो इंटरनेट है, वो ईज़ी टू अवेलेबल हो गया है सबके लिए, है हुँ, ना? हुँ। चाहे वो हुँ, हुँ। एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है या हाँ, हाँ। मोबाइल भी आजकल इतने सस्ते आ गए एंड्रॉयड फ़ोन कि ईज़ी टू अवेलेबिलिटी है। इंटरनेट हुँ, की हुँ। फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। लत जैसे एडिक्शन होती है ना, लाइक एडिक्शन लगना शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ। एंड वो बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों में एडिक्शन जो होती है, वो इसी वजह से होती है। एक तो पेरेंट्स जो है ज़्यादातर किसी के वर्किंग है, हस्बैंड भी है, वाइफ हाँ, भी हाँ, है, हाँ। तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एक्चुअली बच्चे दे वांट्स द इमोशन कनेक्शन विद द पेरेंट्स, है ना? हाँ, करेक्ट, वो चीज़ करेक्ट। उनको हाँ। नहीं मिल पाती है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो इन इसका इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं बच्चे, है ना? हुँ, हुँ। कार्टून्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं, तो देखते हैं, स्क्रीनिंग हाँ। टाइम बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स के पास टाइम इतना नहीं होता कि उनको रोक दें। और कई नहीं। बार पेरेंट्स क्या होते हैं अपनी रिस्पेक्ट से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे घर में अगर कोई आया है, गेस्ट आया है और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, दे डोंट उसको नो मोबाइल दे हाउ टू देंगे, डील विद द पेरेंट्स, तो उनको क्या है पेरेंट्स मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल दे देंगे, हाँ। अब बच्चे को आप मोबाइल दोगे तो उसकी जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी और वो हाँ, इतनी डेवलप हो जाएगी इट ही शी कैन बी एग्रेसिव।
है ना? तो फिर वो जब आपको फेस करना पड़ता है तो आप फिर से आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा बच्चा कितना एग्रेसिव हो गया है, हुँ, हुँ। एडिक्टेड हो गया है, व्हाट कैन आई डू? देन फिर वो फिर हमारे जैसे लोगों के पास जाते हैं, है ना? पीडियाट्रिशियन के पास चले जाते हैं वो लोग, तो सॉल्यूशन ढूँढते हैं इस बारे में। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो है ईज़ी टू एक्सेस हो गया है। लोग अपने रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट से जोड़ना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हुँ। स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा दे देते हैं। तो यही और रीज़न है। अगर मैम बात करूँ मैं कि कोई भी एक बीमारी है एक इंसान को, तो कैन दे हुँ। फुली रिकवर फ्रॉम मेडिसिन एंड थेरेपी? मतलब अगर एक इंसान मेडिसिन लेता है और थेरेपी लेता है, तो इसका कुछ परमानेंट क्योर हो सकता है या उसको लेना ही है? मतलब लाइफ टाइम मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें लाइफ टाइम मेडिसिन लोग लेते ही रहते हैं। हुँ। देखो लाइफ टाइम क्योर जो है, परमानेंट क्योर जो है, वो हम श्योरली नहीं कह सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द सर्वरिटी ऑफ द हेल्थ डिसऑर्डर, है ना? कि आपको कैसा डिसऑर्डर है। अगर हुँ, मैं हुँ। बात करूँ काउंसलिंग की, तो वो रूट कॉज़ पर काम करता है कि काम करते हैं। आपको हाँ। एक्चुअल में ये डिसऑर्डर हुआ क्यों? किस लिए हुआ? और हम उसमें एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। दे फेस देयर रियलिटी एंड देयर इश्यूज़, ठीक है? और जो साइकेट्री होती है वो सिम्पटम्स को यानी कि काम डाउन करने की कोशिश करता है, नॉर्मलाइज़ करता है, ठीक है? तो जो सिम्पटम्स को कम करते हैं वो साइकेट्री करते हैं और रूट कॉज़ पर जो है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो दोनों मिलाकर जो है ये मैनेज करना आ जाता है एक पर्सन को कि अपने डिप्रेशन से, अपनी एंग्ज़ायटी से वो कैसे डील कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है, जो हुँ, हुँ। आपको हो रही है। बट परमानेंट क्योर हो जाएगा ऐसा कुछ परमानेंट नहीं होता है, बट हाँ, मैनेज करना आप सीख जाते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिगर बार-बार आ रहा है, तो यू हैव टू बी कि आपको डील करना सीखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आप परमानेंट क्योर की तरफ जाएँ, जैसे कि अगर किसी को हेलुसिनेशन हो गया है या फिर उसको हुँ, ओसीडी की इश्यूज़ हो गई है, तो हुँ। सही। मेडिकेशन चलता है, लेकिन कोई ऐसे बताता नहीं है, बट एक बार आप मेडिकेशन पे चले गए, तो चले मतलब गए तो उसको वो चले गए। लाइफ हाँ। टाइम रहना ही है। बट हाँ, आप मेडिकेशन और थेरेपी से इतना कर सकते हैं, आपको सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि उसको ओसीडी का इश्यू है। वो ओके, नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन सिम्पटम्स उनको फिर भी होते हैं। ओके, ओके। एंड इफ वी मेडिटेट या अल्टरनेटिव मेडिसिन्स की अगर बात करें आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या होम्योपैथिक मेडिसिन्स या मेडिटेशन अगर करें, तो या फिर फुल्ली माइंड पे अगर एक इंसान का कंट्रोल आ जाए, इज़ देयर एनी क्योर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन्स एंड माइंड कंट्रोल करके कुछ हो सकता है या मतलब चलते रहता है ये सब लाइफ लॉन्ग? देखो, अगर बहुत सर्वर उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, हुँ, हुँ। तो उसका क्योर का जैसे मैंने पहले आपको बताया है परमानेंट कोई इलाज नहीं है, बट आप करेक्ट, मैनेज करना उसको सीख सकते हो, ठीक है? लेकिन करेक्ट। अगर आपको लो टू मॉडरेट लेवल का है, तो आप उसको पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हो विद द थेरेपीज़, ठीक हुँ, है? हुँ। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट उसका क्योर तो मैं ये होगा। पूछ रहा था कि इसका परमानेंट क्योर है और दूसरा तो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स अगर हम लोग आयुर्वेदा में जाएँ या होम्योपैथिक मेडिसिन्स में हाँ, जाएँ हाँ, या हाँ, मेडिटेशन करें। हाँ। मेडिकेशन जो है उसमें कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। जो ये एक तरह का मेंटल मैंने आपको बोला मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये करेक्ट। चीज़ तभी आएगी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हेडेड आपको बनना होगा लाइफ में। उसके लिए थेरेपी काम आएगी। आप चीज़ें होती हैं जो हम चीज़ उनको डेली रूटीन में, डेली लाइफ़स्टाइल में हुँ, एडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं। लाइक अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनैलिटी पे आप ध्यान ध्यान दो, अपने खाने पे ध्यान दो, आप योगा करो, मेडिटेशन विल बी वेरी हेल्पफुल इन इट। ठीक है? तो आप जितना स्ट्रॉन्ग हेडेड होगे, उतना ही आप अपनी चीज़ों को, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर कर पाओगे और मेडिसिन्स पे डिपेंड होके आप इनको क्योर नहीं कर सकते हो। जो लोग रेप्स और मर्डर्स करते हैं क्या मेंटल कंडीशनिंग होती है उनकी? मतलब वो लोग कैसी मेंटल सिचुएशन में रहते हैं एंड व्हाई दे आर सो एग्रेसिव? देखो, एक पहला रीज़न तो हम ऐसे बोल सकते हैं हुँ, कि उनको हेरिडिटी हो सकता है ना? कि वो ओके। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या हुँ, हुँ, फैमिली में उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट देखा हो यानी कि पेरेंट्स की हुँ, हुँ। लड़ाई-झगड़े होते हैं लड़ाई या फिर हाँ, हाँ। उन्होंने देखा होगा कि माँ को डोमिनेट करते हैं उसके फादर, है ना? हुँ, और हुँ, उनको देखा होगा कि जो वुमन है वो इसीलिए बनी है कि झाड़ू-पोछा, बर्तन करे या फिर हुँ, कोई असॉल्ट होते हैं, उसने अपनी फैमिली में भी देखा होगा कि फादर असॉल्ट करते हैं और वुमेन की यही इमेज है। हुँ, तो कई बार हुँ, बच्चा क्या होता है माइंड में यही डेवलप हो जाता है कि वुमेन्स को ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे ही हुँ, ट्रीट हुँ, किया जाता है और इनकी यही जगह है, तो वो ऐसा भी ट्रीट करता है। कई बार क्या होता है कि
मैन मैन को लगता है कि कहीं से डिसरिस्पेक्ट उसको मिलती है। ठीक हुँ, है? अब वो डिसरिस्पेक्ट वो वहाँ पर जवाब ना देके उसका गुस्सा कहीं और निकाल देता है ना? हुँ, तो इस वज़ह से भी उसको ये मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए ऐसा करता है। ये नहीं होता उसको सेक्सुअल डिज़ायर है इस वज़ह से ऐसा कर रहा है। कई बार उसकी रिस्पेक्ट उसको लगती है कि रिस्पेक्ट मेरी दाँव पे लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा कहीं से भरा हुआ है उस वज़ह से ऐसा करता है। सिर्फ़ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए हुँ, ऐसा निकालने करता के है। लिए। हुँ, बाकी डिपेंड ऑन द केस व्हेन वी डील विद द पर्सन और उसके एक्सपीरियंस क्या है, करेक्ट, हाउ दे फील, है ना? तो हम तब जान सकते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक एक तरह की मेंटालिटी है। बट हाँ, फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है ऐसे बिहेवियर में कि उसका बिहेवियर ऐसा डेवलप क्यों हुआ है क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया है कि हाउ टू डील विद द वुमेन्स कि आपको कैसे मैनर्स डेवलप करने हैं। एजुकेशन का जो अभाव है, वो भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। एंड अगर आज के जनरेशन की मैं बात करूँ जेन ज़ीज़, सो दे आर एडिक्टेड टू ड्रग एंड अल्कोहल। मतलब अलग-अलग तरीके की वो लोग ड्रग्स कंज़्यूम कर रहे हैं, मतलब खराब करते जा रहे हैं अपने बॉडी को। सो व्हाट कुड बी द रीज़न? देखो, हम किसी चीज़ के एडिक्टेड तब होते हैं, जब हम किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना? हुँ, आप में हैंडल की वो कैपेसिटी है ही नहीं, तो आप एक नहीं, नहीं, सब्स्टिट्यूट ढूँढ लेते हैं कि आप भूल जाएँ सब कुछ और सब कुछ हुँ, यानी कि नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो एडिक्शन जो है, वो नशा तो थोड़ी देर बाद उतरेगा ना, फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट वापस करेगा बोल और सकते हाँ, करेक्ट, बाद में फिर वो अल्कोहल लेगा, फिर वो सिगरेट पिएगा, ड्रग्स भी लेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इट्स नॉट ए परमानेंट एंड स्टेबल थिंग ना कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर रहे हो। बट ये कि हम लोग क्या है कि हम सब्स्टिट्यूट की तरफ जाते हैं, ईज़ी जो हमें लगता है कि उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत करेज चाहिए होता है, स्टेबल रहना होता है और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना शशि इसमें होता है कि एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, एक्सेप्टेंस आपकी जो भी लाइफ में हो रहा है आपके, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट सोचो, करो। थिंक करो, हुँ, इंटरप्रेट करो, उसको मैनेज करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और आप अपना प्रायोरिटाइज़ करो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या? एग्ज़ैक्टली, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं होते हैं जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमें ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हम मुझे ऐसा नहीं करेक्ट, चाहिए, करेक्ट। अरे ये हुँ, क्यों हुँ, हो रहा है? ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, तो अपना ही खून जलाते हैं, फिर गुस्सा होते हैं। अगर किसी और पर्सन से आपको प्रॉब्लम है तो आप खुद को तो टॉर्चर कर रहे हो, सामने वाले को भी आप टॉर्चर वही कर रहे हो। प्रॉब्लम तो हाँ, इसी वजह से क्या होता है इंसान वो जो बस में नहीं हो रही होती है ना चीज़, इसी वजह से वो एडिक्टेड होता है कि भई मैं पी लेता हूँ, स्मोक कर लेता हूँ या गलत हरकतें में लग जाता हूँ, तो ये है कि मेरा माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा, मैं उन चीज़ों से रिलैक्स दूर हो हो जाए। जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो नशा वापस आता है उल्टा, तो फिर वही चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो एंड मैम जाती हैं। जिन लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है लाइक कैंसर या जिन लोगों को पता होता है लाइक आई एम गोइंग टू डाई सूनर और हुँ। लेटर जिनको बहुत क्रिटिकल डिजीज़ेज़ है, उनको आप कैसे काउंसल करते हैं? लाइक उनके लिए क्या है उम्मीद? देखो, अगर किसी को भी बहुत ही मेजर इश्यूज़ हैं और हेल्थ एकदम शॉक लग जाता है कि देयर हाँ, हाँ। डायग्नोसिस द कैंसर एंड ऑल, तो सबसे पहले तो हम उसको काम और रिलैक्स करते हैं, है ना? उनको समझाते हैं, मेडिकेट करते हैं और उनको हुँ, एक्सेप्ट करना सिखाते हैं कि दिस इज़ द सिचुएशन एंड हुँ, हुँ, हुँ। अब आपको देखना है कि कैसे करना है, हाउ टू डील डील विद करना है, दिस। हाँ, अगर आप करेक्ट। पैनिक होगे तो इससे चीज़ें और खराब होगी, आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी अफ़ेक्ट होगा एंड हुँ, रिकवरी जो होगी उसकी वो भी अफ़ेक्ट होगी। इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर हुँ, द डॉक्टर जो ट्रीटमेंट आपका कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से करेक्ट। पैनिक होने का कोई मतलब नहीं बनता, सब चीज़ें वर्स हो जाएँगी। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है ज अगर अगर हम किसी ऐसे पेशेंट से उनकी इमोशनल थेरेपी देते हैं, पेन मैनेजमेंट उनको सिखाते हैं, तो सबसे पहले हम उनको काम और रिलैक्स करना सिखाएँगे। फिर उसके बाद उनको पेन मैनेजमेंट सिखाएँगे, हाउ टू मैनेज योर पेन।
ठीक है? उनके साथ काउंसलिंग एंड थेरेपी करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, उनको लाइफ में और आगे आपकी पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में उसको एनकरेज करेंगे, आपका पोटेंशियल क्या है, डील विद इट, ठीक है? या तो करो या तो मरो, इस तरह की सिचुएशन उनको बताई जाती है, समझाई जाती है कि डील करना, फेस करना है, भागना नहीं है। अपने आप को मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे, देन यू कैन क्योर विद इट, है ना? तो इन सब चीज़ों इस तरह का हमारा प्रोसेस रहता है। एंड मैम अगर आज की बात करें तो व्हाई पीपल आर स्कैर्ड टू डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ? लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं या अपने आप को कोई भी डिसऑर्डर है वो एक्सेप्ट करने से भी डरते हैं कि मैं ऐसे हो ही नहीं सकता। तो मतलब हाँ। ये क्यों है ऐसे? हाँ, वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि सामने वाला मुझे पागल कहेगा। करेक्ट, सोशली एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना इस चीज़ की, क्योंकि अगर कोई सामने वाला चीखता है, चिल्लाता है और बाद में उसको रियलाइज़ होता है, यार मैंने ये जो बिहेवियर किया ना, ये बहुत गलत था, मुझे नहीं गलत करना है। चाहिए। लेकिन फिर भी उससे मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो बार-बार फिर ट्रिगर हो रहा है, वो फिर ब बार-बार उसके साथ हो रहा है। तो इट मीन्स कि ही या शी नीड्स द कंसल्टेशन, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है और उसको ज़रूर जाना है। चाहिए। वो रिस्ट्रिक्टेड इसलिए होता है क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर उसके फैमिली, फ्रेंड्स में पता चल जाता है, तो वो एक बुलिंग का ऑप्शन सा बन जाता है कि लोग मुझे बुली करेंगे, लोग बुली मुझे करनी चिढ़ाएँगे कि अगर हाँ, यार तुम्हारा मेंटल हालत ठीक नहीं है, तो वैसे ही वो उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है और दूसरा है। लोग उसको बुली करेंगे, तो वो चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो उनको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना ये बहुत ज़रूरी है, इसी वज़ह से लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वज़ह से ऐसा होता है। ओके। एंड अगर हम लोग मेडिटेट करते हैं, तो कुछ टाइम, कुछ हुँ, घंटे तो बहुत अच्छा लगता है। बट हुँ। उसके बाद वापस हमारी मेंटल कंडीशनिंग वैसे ही हो जाती है, स्ट्रेस, एंग्ज़ियस एंड ऑल। तो क्या मतलब बार-बार मेडिटेशन को लाइफ लॉन्ग मतलब लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बनाना चाहिए और लाइक हाउ इट इज़? मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन डिपेंड कि मेडिटेट कैसे करना है, वो आपको पता हुँ, होना हुँ। चाहिए, ठीक है? जब हुँ, आप हुँ। मेडिटेट करें, तो आपको पीस फ़ील करना है, रिलैक्स फ़ील करना है, प्राउड फ़ील करना है। आपको फ़ील करना हुँ, है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, सही आपसे हाँ, ज़्यादा बड़ा फाइटर कोई नहीं है। आपको ये फ़ीलिंग रखनी होती है। इस तरह का मेडिटेशन करोगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आपका जो प्रोसेस होता है ना मेडिटेशन करने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इट इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू बिकम द स्ट्रॉन्ग मेंटली। बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन बोला लॉन्ग लाइफ का हिस्सा बनाना है, ऑफ कोर्स इसको लॉन्ग लाइफ अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो खाना आपकी नेचर कॉल होती है, आप खाना है, पीना है, मनी है, इसी तरह से आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी डाइट, आपका खाना, आपके बॉडी, आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है इसको फिट रखना मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, और इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओ। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। क्या वो सिचुएशन होती है कि पता चले इंसान को कि अब डॉक्टर की ज़रूरत है, ये स्टेज पे अभी डॉक्टर चाहिए हमें? मतलब मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो? हाँ, अगर हम नॉर्मल चीज़ों की बात करें, जैसे आपको बात-बात पे गुस्सा आ रहा है ना? हुँ, तो बिहेवियर जो इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं आपको, है ना? या हुँ, आप चीज़ें भूल रहे हो रख के, या हुँ, फिर आपको बार-बार ये लगता है कि अरे मैंने लॉक किया कि नहीं किया, गैस बंद किया नहीं किया, या फिर आपको एंगर इश्यू है, छोटी-छोटी बातों पे आप ट्रिगर हो रहे हो, कोई बात ही नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है। तो आपका करेक्ट। एक ये पॉइंट होता है कि हाँ, यू नीड द कंसल्टेशन, ठीक है? तो हुँ, हुँ, हुँ। सबसे पहले एकदम से साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, आपको एक काउंसलर के पास जाना है, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, देन दे विल रिकमेंड कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, या नहीं? ठीक है? हाँ, तो यही प्रोसेस होता है, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास पहले नहीं जाना, सीधे मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना होता है। अगर आपको लो लेवल का है, तो मतलब आप पहले काउंसलिंग लें, दे विल सजेस्ट यू कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। और अगर मैं या मतलब बात करूँ आज यंग लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स बहुत बढ़ चुके हैं। पीपल आर डाइंग एनीवेयर लाइक इन जिम, व्हाइल ट्रैवलिंग। तो क्या रीज़न हो सकता है? मतलब यंग लोग इतने बीमार क्यों हैं? इसका पहला रीज़न तो देखो उनका लाइफ़स्टाइल है। हाउ दे ओके। लिव इन देयर लाइफ, है ना? उनका डाइट,
क्या है, उनका खाना-पीना कैसा है और एक्सरसाइज़ लाइफ में करते हैं भी कि नहीं करते हैं और इसका सबसे बड़ा रोल होता है स्ट्रेस का, जो हम डेली रूटीन लाइफ में जीते हैं, तो सभी चीज़ें जो है मायने रखती है और डॉक्टर्स का कहना होता है हेरिडिटरी भी होता है ना? जेनेटिक होता है, अगर किसी को प्रीवियसली रही होगी हार्ट इश्यूज़ तो 80% चांसेस वो बोलते हैं कि उनको इश्यू होंगे। लेकिन एज़ अ डायटीशियन की अगर आप बात करें, अगर आप डायटीशियन से बात करोगे तो वो बोलेंगे कि ओनली 20% जो है हेरिडिटरी का इफेक्ट आता है, 80% नहीं आता है इफ ये आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा है और अगर आप मेरी बात करोगे एज़ अ काउंसलिंग में जो आपसे बात करूँगी, तो मैं आपको कहूँगी स्ट्रेस जो आप अपनी लाइफ़ में लेते हैं, जो डीलिंग है, हैंडलिंग है, अगर आपकी वो वीक है, तो इस तरह के इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में हो सकते हैं। और अगर आज यंग और जेनज़ी की मैं बात करूँ, सो दे आर प्रेफरिंग टू लिव इन विथ सम ऑफ द अदर पार्टनर, फिर उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, देन दे ब्रेक अप अगेन। तो व्हाई पीपल आर नॉट स्टेबल, मतलब एक पार्टनर के साथ लोग स्टेबल क्यों नहीं है? इसका ना शशि सबसे पहला रीज़न ये है कि हमें ना हुँ, हुँ। अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है ना? जल्दी होता है। अट्रैक्शन हुँ, को हम लोग प्यार का नाम दे देते हैं, प्यार नाम बहुत दे बड़ी देते हैं। चीज़ होती है, सिर्फ़ अट्रैक्शन करेक्ट। हो जाता है, लुक्स वाइज़ बहुत अच्छा है, चलो आप रिलेशन में हो गए हो, है ना? और जहाँ तक हुँ, लिव इन की बात करूँ आजकल लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया है इस सब चीज़ों को करेक्ट। ना, कि लिव-इन में रह सकते हैं, कोर्ट की तरफ से भी परमिशन मिल गई है कि आप लिव-इन में परमिशन मिल रह गई अभी। रह हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो ये नॉर्मलाइज़ हो गया, लेकिन जब आप लिविंग में जाते हैं, आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं, सिर्फ़ आपको अट्रैक्शन हुआ है, आप वो एक सीरियसनेस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस टाइम पे नहीं समझ रहे होते हो, कि आपको हुँ, हुँ, इमोशनल जब रिश्ते में होंगे, आप लिविंग में होंगे, तब आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा अपने अपने पार्टनर हुँ, से, हुँ। रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तब आपका दिमाग क्लिक होगा, अरे! ये तो मेरा रॉन्ग डिसीज़न था। है ना? करेक्ट, तो करेक्ट, वो हाँ। जब चीज़ें होंगी तो फिर वो ब्रेकअप कर लेते हैं। और एक होता है स्टिग्मा होता है, यंग जनरेशन में, जेन ज़ी में, अरे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम कूल नहीं हुँ, लगोगे, अच्छे डूड नहीं लगोगे। तो उस करेक्ट। ये भी एक रीज़न होता है उनका कॉलेज का और सोसाइटी का पर्सपेक्टिव सा हो जाता है उनका अपना सर्कल का, कि यार तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो वो भी एक रीज़न है कि वो फटाफट इंस्टेंट एक रिलेशन में आ तो जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ना, वो फिर उनसे हैंडल नहीं हो पाते। तो उनको इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, इमोशनली सिक्योरिटी नहीं मिलती, आपको श्योर ही नहीं होते, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, आपको बाद में पता चलती है, अरे हम तो एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल है ही नहीं है, उसका बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है, अलग डिसलाइक, लाइक सब चेंज है, तो वी कैन नॉट गो टुगेदर, है ना? तो इस वजह से क्या होता है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है कि चले जाओ रिलेशन में, क्योंकि ये नॉर्मलाइज़ भी हो गया है, एक सोशल स्टिग्मा भी है उनका कूल डूड वाला, इसी वजह करेक्ट। से लोग लिविंग में चले जाते हैं। और इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊँ, सो जो लोग ब्रेकअप से डील करते हैं, मतलब अब ब्रेकअप हो गया, मैरिड कपल या यंग लोग, सिंगल लोग, तो मतलब सिंगल इन द सेंस जो रिलेशनशिप में है, सो हुँ। दोज़ हू आर नॉट मैरिड। सो वो लोग जैसे ब्रेकअप से डील करते हैं, फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फिर तरह-तरह के ब्लैक मैजिक्स परफॉर्म कराते हैं, लाइक वशीकरण या और भी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्लैक मैजिक अघोरी लोग जो हुँ। करते हैं, तो बाबाओं के पास लोग जाते हैं। सो हाउ टू डील विद दिस? उस उससे और ट्रबल होता है वो लोगों को। सो हाउ टू डील विद दिस? शशि, जो लोग वशीकरण करवाते हैं या फिर टोने-टोटके कराते हैं, ये हाँ, वो करवा लो, अपना झूठा खिलाओ, ये करो, वो करो, वहाँ हाँ, पर वो हाँ, पुड़िया दबा दो, ये सब हाँ। चीज़ें आपके मानसिकता को बहुत ज़्यादा वीक करते हैं और आपको हुँ, पूरा अंदर से शैटर कर देंगे। ये चीज़ें आपको नहीं कर रहे हैं। जहाँ चीज़ आपको हुँ, इमोशनली काम करने की ज़रूरत है, वहाँ आप एक शॉर्टकट अपना रहे हो कि किसी को वश में कर रहे हुँ, हो। तो वक़्त में अगर कर रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली किसी के साथ रिलेशन बनाना पड़ रहा है, तो क्या आप उसको प्यार का नाम दोगे? नहीं, आप उसको नहीं, प्यार नहीं करते हो। आप उसको ज़बरदस्ती अपने पास बाँधना चाहते हो। सामने वाले हुँ, का बिहेवियर अलग है, इमोशंस अलग हैं और हुँ, लाइफ़ को देखने का नज़रिया अलग है, नज़रिया आपका अलग है। अलग है, तो ज़बरदस्ती बाँधना ही क्यों है ना? तो हुँ, ये जो वशीकरण और पंडितों और मुल्लाओं के पास जो लोग जाते हैं, ये हुँ, अपने हुँ, आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये आपको भी उतना ही तोड़ेंगे जितना सामने वाले को करेंगे। आपके ऑरे को और दूसरे के ऑरे को बहुत ही खराब करेंगे। तो ये एक शॉर्टकट है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप टेम्परेरी मान भी लें, कुछ हो भी जाता है, तो वो सस्टेन नहीं करेगा।
वो सस्टेन नहीं आपका करेगा। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में आ गए या फिर मैरिज हो गई, तो फिर बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपको फिर उस टाइम पे लगेगा, काश मैं इस इंसान के साथ ना होता या काश मैं इस इंसान के करेक्ट, साथ ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना? तो रिग्रेट हमें बाद में होता है। तो हमें कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, चाहे वो एडिक्शन हो किसी चीज़ की या फिर आप किसी भी पंडितों, मुल्लाओं के पास जा रहे हो। आप देखो पूजा-पाठ करो, ठीक है? अपनी शांति के लिए मैं देखो पावर ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखती हूँ। जो आप हुँ, अट्रैक्ट करोगे, वो ही आपके साथ होगा। अगर आप नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, तो वही चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप करेक्ट, पॉज़िटिव रहेंगे, तो आपके साथ सब कुछ पॉज़िटिव होगा, ठीक है? लाइफ़ में चीज़ें 2 ही काम करती है, या तो पॉज़िटिविटी और एक एक्सेप्टेंस, ठीक है? अगर आपको करेक्ट, एक्सेप्ट करना आ जाता है चीज़ों को, तो आप डील कर लेते हो, ठीक है? और पॉज़िटिव रहते हो। अब छोटी-छोटी चीज़ों में लोग कहने लगते हैं, "अरे! मेरे साथ ये हुआ, पक्का किसी ने कुछ कराया होगा।" है किया ना? कराया होगा। ऐसा हाँ, कह देते हाँ, हैं, है ना? हाँ, अगर मेरा बार-बार करियर में लॉस हो रहा है, पक्का मेरे बारे में कोई कह रहा है, कोई गाली दे रहा है ना? गाली तो देना, हाँ, ये हम क्या होता है कि टेम्परेरी ट्रांसफर कर देते हैं अपने स्ट्रेस को किसी दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन ये करेक्ट, परमानेंट इलनेस नहीं है। एक्चुअली आपको कोई बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो आप अपनी कमियों को देखो कि आपने एक्चुअल में गलती कहाँ की है, ठीक है? कहाँ पे ये, आप जब तक वो चीज़ नहीं देखोगे, तो आप इम्प्रूव और बेटर कैसे करोगे, है ना? जहाँ चीज़ करेक्ट, आपको इमोशनली अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको अपनी एफिशिएंसी, अपनी पोटेंशियल बढ़ाने की, पॉलिश करने की ज़रूरत है, वहाँ चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और चीज़ में सिर्फ़ टेम्परेरी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो ये एक गलत डायरेक्शन है और इस गलत डायरेक्शन में आपकी लाइफ़ में और प्रॉब्लम्स आएँगी, बार-बार आएँगी और आप बार-बार ऐसे करोगे और इस लूप में आप फँस जाओगे। और अगर हुँ, मैम मैं कॉर्पोरेट वालों की बात करूँ, तो वो हुँ, लोग 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं, एक ही चेयर पे बैठ के, ओके? हुँ, उससे क्या होता है, वो लोग को पैसा तो मिल जाता है, हेल्थ खराब होती है, फिर हेल्थ पे हुँ, वो पैसा लगा देते हैं। सो हाउ हाँ। टू एड्रेस दिस, मतलब क्या पैसा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, या दोनों इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसे इसको एड्रेस करें? आपने तो वो सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना? हेल्थ तो इज़ वेल्थ, ऑब्वियस है करेक्ट, हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? हम करेक्ट, कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए, पीने के लिए, खाने के है लिए, ना? पीने के लिए, अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, है ना? जब आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी, तो जॉब भी किस काम की और उस जॉब से मिलने वाला पैसा ही किस काम का? तो इस काम हेल्थ का, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, इसको आप दोनों को मैनेज ज़रूर कर सकते हो। जैसे कि आपके हुँ, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, तो आप एक इंटरवल कि सेट 10 कर मिनट सकते हो। 5 मिनट आप घूम फिर के आओ, फिर बैठ जाओ, फिर वॉक करो। तो इस तरह से क्या होगा, आप फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट भी नहीं होंगे, ठीक है? मेंटली रिलैक्स भी रहेंगे और ज़्यादा फ़ोकस आप कर पाओगे। तो इंटरवल लेना बहुत ज़रूरी है, खाने पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, वो सोचते हैं कि बिज़ी शेड्यूल हो गया है हमारा बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो हाँ, खाना हाँ, खाने का भी टाइम नहीं है। तो इस टाइम नहीं चीज़ को होगा, आप इग्नोर मत करो। एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज़ हम मेहनत नहीं करना चाहते ना, उसी के ही एक्सक्यूज़ बनाते हैं। जब आपको करेक्ट, लगेगा कि फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके पास वक़्त होगा हेल्दी फूड खाने होगा, का। हाँ, आप हाँ, कुछ भी कुक करेक्ट, करके खा लोगे, आपकी घर की फीमेल्स ना भी बना के दे, तो आप एक सैलेड बना के आपने काट के रात को फ्रिज में रख सकते हो, उठा के लंच बॉक्स में लेके जा सकते हो, है ना? इतना आप कर लोगे। ज़रूरी जो चीज़ हमें लगती है, हम इंस्टेंटली कर लेते हैं। जो हमें ज़रूरी नहीं लगती है, तो वो हम नहीं करते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि पैसों का फ्लो हमारे पास होता है, अरे मेरी पॉकेट में पैसे हैं, चलो बाहर से मंगा के मैं खा लेता हूँ। तो क्या होता है, हाँ, ये ईज़ी लगता है। ईज़ी करेक्ट, लगा, हाँ, हाँ, काम करना मैनेज आपने किया नहीं, आप बर्डन पूरा ले रहे हो, अरे बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दे रखा है, मुझे वो करना ही करना है ना? तो वो हुँ, हुँ, प्रेशर अपने माइंड में ले ले लिया आपने। अब आपने सिग्नल जो है, वो गलत सेंसरी की तरफ पहुँचाए, राइट सेंसरी की तरफ नहीं पहुँचाए। आपने क्या करेक्ट, है कि काम लिया, उसको एक एबिलिटी, एक एफिशिएंसी की तरफ ना लेकर, आपने उसको बर्डन की तरफ ले लिया। तो सही तरीका ये है, आप अपने इंटरवल सेट करो, अपनी फिज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो, अपने खाने पर ध्यान दो, थोड़ा वक़्त निकालो। जिस तरह से स्लीप इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से वॉशरूम जाना इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से अपना फिज़िकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट हेल्थ भी अगर आप इम्पोर्टेंट समझ लोगे, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। है। हुँ। एंड अगर बच्चों की बात करें, तो बच्चों में आजकल हाइपर एक्टिव होना, ऑटिज़्म होना, या मॉमी इश्यू, इस तरह का इमोशनल इम्बैलेंस उनमें कॉमन है, देखा गया है आजकल। या हुँ, मोबाइल से हुँ। एडिक्शन, मोबाइल नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्रिएट करना उनका। तो ये इसके पीछे क्या वजह है? लाइक बच्चे भी आजकल एग्रेसिव हैं, ऐसे क्यों?
देखो ऑटिज्म जो है ना आजकल बहुत इंक्रीज हो रहा है और स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं और स्पेशल स्पेसिस बने होते हैं जो ऑटिज्म जो बच्चे फेस कर रहे हैं उनको बिहेवियर एक्टिविटीज कराई जाती है, काउंसलिंग यानी कि स्पीच एक्टिविटीज कराई जाती है ताकि इस चीज को ओवरकम कर सके। ऑटिज्म कोई डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो ये कवर किया जा सकता है और ये सिम्टम जो है 2.5 साल के बाद ही बच्चों में दिखना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर है, ज़्यादा एविडेंट नहीं है, तो विदाउट मेडिकेशन ये ठीक किया जा सकता है। इट्स अ रिकवरेबल, ठीक है? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स आ रहे हैं, क्विक क्विक आ रहे हैं, तो मेडिकेशन भी इसके साथ हो सकता है। साइकियाट्रिस्ट इसके लिए मेडिकेशन भी रिकमेंड कर सकता है, ठीक है? तो ऑटिज़्म का जो रीज़न है, एक तो मदर में कई बार क्या होता है डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम में अगर उसको कुछ इन्फेक्शन है या उसको बीपी का या फिर शुगर का कोई इश्यू है, तो हो सकता है उसमें ऑटिज्म है। लेकिन ऐसा कुछ यू नो श्योर नहीं है कि ऑटिज्म होने के रीजंस क्या हैं, ठीक है? हेरिडेटरी भी हो सकता है कि अगर पीछे किसी को ऑटिज्म रहा है मदर या पेरेंट में, तो हो सकता है, ऐसे देखा जाता है। लेकिन ऐसा परमानेंट ऐसा कुछ है नहीं कि इस वजह से ही ऐसा होता है, बट इट्स ए रिकवरेबल। आप स्पीच थेरेपी से, आप बिहेवियर थेरेपी से, आप उनको वोकेशनल थेरेपीज देकर और ढेर सारा पेशेंस रखकर आप डील कर सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। और इस ये जो ऑटिज्म की जो चीज़ें हैं, बहुत ही सीरियस मैटर है और पेरेंट्स इसको सीरियस भी नहीं लेते। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है ना? किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, 11 साल, 12 साल का बच्चा लेट गया ज़मीन पर कि भई मुझे ये चाहिए, चाहिए। तो पेरेंट्स उसको कहते हैं इसको बहुत प्यार मिल रहा है ना? इसी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया उनको है मारने ना? लगते हैं। मारना शुरू करना उनको है हाँ। ना कि खबरदार ऐसा अपनी इज्जत से जोड़ लेना कि तुम बदतमीजी कर रहे हो दूसरे लोगों के सामने, है ना? तो उनको मार-मार के उनका ये ना कि भूत बना देना। तो ये एक गलत बिहेवियर होता है बच्चों की तरफ भी। एक्चुअली आपको बहुत ही रिलैक्स होने की ज़रूरत है, बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत है और बच्चे के हर क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी होता है। जब आपके बच्चे सोशल इंटरैक्शन में डिफिकल्टी फील करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो पेरेंट्स की ड्यूटीज़ होती है उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, ठीक है? और फिर जो पीडियाट्रिशियन के पास ऑब्वियस है बच्चा जाता है, जब पैदा होता है वैक्सीन के जाता है, तो पीडियाट्रिशियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑटिज़्म के सिम्पटम्स को देखे और देखिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे, ताकि उनको एक राइट जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके, राइट अप्रोच मिल सके, ठीक है? तो ये ऑटिज़्म के बच्चों के साथ डील करने का तरीका होता है। हाँ। ओके मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेगी, तो इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, एक तो आपके चार्जेस क्या है एंड हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू? मेरे चार्जेस जो है शशि बहुत ही कम हैं क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ। आई वांट टू हेल्प द पीपल्स दे सफर विद द पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशंस एंड द कन्फ्यूजन, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी लाइफ में ले लेते हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो मैं ओके, सिर्फ उनको हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। माय सेशन इज़ अ 40 मिनट फॉर द 500 ओनली वन सेशन एंड देयर इज़ अ 2, 3, 4, 6 सेशन इज़ ऑन अ डिस्काउंटेड बेसिस। तो इतना कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं है मेरा क्योंकि अदर जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे आर चार्जिंग द वेरी हाई, बट मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती बिकॉज़ आई वांट टू रियली हेल्प आउट द पीपल, पीपल, ठीक है? हाँ, हाँ। और अगर आपने कॉन्टैक्ट की बात की है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी बाय द व्हाट्सएप। मेरे जो पेज है, प्रोफाइल है, देयर इज़ अ मेंशन ऑन द व्हाट्सएप नंबर आल्सो। दे कैन टेक्स्ट मी ऑन मैसेंजर और इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टू। They can book their appointment and we can. ओके, 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 थैंक यू वेरी मच आपने मैम हमारे लिए टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।